मैं जब भी अपनी माँ के बारे में सोचती हूँ मुझे लगता है जैसे उसकी परछाई अभी भी इस घर की दीवारों से चिपकी हुई है। फ्यूनरल के दिन लोग बहुत कम आए थे। कुछ चेहरे अजनबी, कुछ आंखें ज्यादा देर तक मुझे देखती रहीं, जैसे वो मुझे नहीं मेरे अंदर छुपी किसी चीज को पहचान रही हूँ। मेरी माँ एलन हमेशा से एक राज थी, जिंदा थी तब भी और मरने के बाद तो और ज्यादा। मैं एनी हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मिनिएचर्स बनाती हूँ, छोटी छोटी दुनियाएं जहाँ सब कुछ कंट्रोल में होता है, हर चीज ठीक जगह पर। शायद इसीलिए क्योंकि मेरी असल जिंदगी कभी मेरे कंट्रोल में नहीं रही। मेरे हस्बैंड स्टीव मुझे समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि कुछ दर्द लफ्जों में नहीं समाया जा सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, पीटर और चार्ली। पीटर मेरी आंखों से बच के रहता है और चार्ली बिल्कुल अलग है। वो अजीब है, खामोश। उसकी आंखों में कभी कभी मुझे अपनी माँ एलन की झलक नजर आती है और ये बात मुझे डरा देती है। मेरी माँ की मौत के बाद चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती हैं। पहले घर में अजीब सी ठंडक महसूस होती है, फिर रात को आवाजें जैसे कोई जमीन के नीचे चल रहा हो। मैं अपनी मिनिएचर्स में अपना घर बनाती हूँ, बेडरूम, स्टेयरकेस, लिविंग रूम, और जब मैं उस छोटी दुनिया को देखती हूँ मुझे लगता है जैसे मैं किसी और की जिंदगी देख रही हूँ, जैसे हम सब किसी के हाथों के खिलौने हैं। चार्ली का बिहेवियर और भी स्ट्रेंज होता जा रहा है। वो अजीब सी क्लिकिंग साउंड निकालती रहती है जबान से, हर वक्त, स्कूल में भी, घर में भी। वो अक्सर खाली जगह को देखती रहती है जैसे वहाँ कोई हो। मैं उससे पूछती हूँ, तुम क्या देख रही हो? वो कहती है ग्रैंडमा, और मेरी सांस रुक जाती है। एक दिन मुझे एक सपोर्ट ग्रुप मिलता है। लोग अपना गम शेयर करते हैं, अपनी लॉस, अपनी मैडनेस। वहीं मेरी मुलाकात जॉन से होती है। वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत समझने वाली। वो भी अपना बेटा और ग्रैंडसन खो चुकी होती है। जब वो अपनी कहानी सुनाती है मुझे लगता है जैसे हम दोनों का दर्द एक ही जैसा है। शायद इसीलिए मैं उस पर भरोसा कर लेती हूँ, बिना जाने के। कभी कभी सबसे डेंजरस चीज होती है कंफर्ट। चार्ली के साथ मेरा रिश्ता अजीब है। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जैसे वो मेरी बेटी नहीं किसी और की अमानत है। उसकी ड्राइंग्स, सारे सिंबल, अजीब सी शेप्स, कुछ ऐसे निशान जो मैं समझ नहीं पाती। और फिर वो दिन आता है जो सब कुछ तोड़ देता है। पीटा को पार्टी में जाना होता है। वो नहीं चाहता कि चार्ली साथ जाए, लेकिन मैं जिद करती हूँ, शायद गिल्ट की वजह से, शायद इसीलिए कि मैं अपनी माँ जैसी नहीं बनना चाहती। पार्टी में चार्ली को एलर्जिक रिएक्शन होती है। उसका गला बंद हो रहा होता है। पीटर पैनिक में गाड़ी तेज चलाता है। रात अंधेरी होती है, हवा तेज होती है, और फिर एक पल, सिर्फ एक पल, सड़क के किनारे एक पोल, एक आवाज, और फिर खामोशी। चार्ली मर जाती है। उसकी मौत के बाद घर सिर्फ घर नहीं रहता, वो एक कब्रिस्तान बन जाता है। मैं चीखती हूँ, रोती हूँ, जमीन पर गिरकर अपना सर पीटती हूँ। मेरे अंदर कुछ टूट जाता है, शायद हमेशा के लिए। पीटर गिल्ट से चुप हो जाता है। स्टीव मजबूरी से मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन रात को हम सब टूट जाते हैं। मैं अपनी वर्कशॉप में चार्ली का मिनिएचर बनाती हूँ, उसका सर, उसका चेहरा, और जब मैं उसे देखती हूँ मुझे लगता है जैसे वो अभी भी यहीं कहीं है, और शायद वो सच में है। जॉन फिर मेरी जिंदगी में वापस आती है। वो मुझे एक रिचुअल सिखाती है, डेड से बात करने का। मैं पहले इनकार करती हूँ, लेकिन दर्द इतना गहरा होता है कि मैं हाँ कह देती हूँ। जब हम रिचुअल करते हैं और ग्लास हिलता है, लेटर्स लिखता है, मुझे लगता है कि चार्ली वापस आ गई है। स्टीव गुस्सा होता है, वो कहता है ये सब पागलपन है, लेकिन मैं जानती हूँ घर में कुछ जाग चुका है, और ये सिर्फ शुरुआत होती है। चार्ली के जाने के बाद घर में हवा भी भारी हो जाती है। रात को जब मैं अकेली होती हूँ मुझे लगता है जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे बिल्कुल पास। कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और मुझे अपनी माँ एलन की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैंने उसे कभी सही तरह से समझा ही नहीं। वो हमेशा कुछ छुपा कर रखती थी, और अब जब वो नहीं है उसके राज जमीन के नीचे से निकलकर मुझे घेरने लगे हैं। चार्ली के कमरे में चीजें बदलने लगती हैं। उसके टॉयज अपनी जगह से हिले हुए मिलते हैं। दीवार पर अजीब से निशान उभर आते हैं, वही सिंबल जो चार्ली ड्रॉ करती थी। मैं अपनी मिनिएचर्स में घर के सीन्स बनाती रहती हूँ, लेकिन अब उनमें सुकून नहीं होता। हर सीन एक कैद खाना लगता है, जैसे हम सब किसी इनविजिबल फ्रेम के अंदर बंद हैं। पीटर भी टूट रहा होता है। स्कूल में वो अपने आप से बातें करता है, कभी क्लास के दरमियान फ्रीज हो जाता है, जैसे उसका जिस्म यही है लेकिन उसकी रूह कहीं और। मैं उसे देखती हूँ और मुझे डर लगता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बदल रहा है, बल्कि इसलिए कि मुझे उसमें चार्ली नजर आने लगती है। वो सेम खाली नजर, वो सेम बेजान चेहरा। जॉन फिर वापस आती है। इस दफा वो ज्यादा इंसिस्ट करती है कि मैं रिचुअल दोबारा करूं, अकेली। वो कहती है कि चार्ली मुझसे बात करना चाहती है। मैं कमजोर हो चुकी होती हूँ, माँ हूँ, और माँ का
दिल अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है। जब मैं रिचुअल करती हूँ और चार्ली का नाम लेती हूँ, कमरा ठंडा हो जाता है, हवा हिलती है और फिर आवाज आती है। एक आवाज जो मेरी बेटी जैसी लगती है, लेकिन फिर भी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। उस रात के बाद चीजें और ज्यादा गलत होने लगती हैं। मैं रात को उठकर खुद को कमरे के कोने में खड़े हुए पाती हूँ, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बेजान। स्टीव मुझे कहता है कि मैं स्लीप वॉकिंग करती हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैं जाग रही होती हूँ और फिर भी कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं होता। मुझे अपनी माँ के कमरे की तलाशी लेने का ख्याल आता है। उसके सामान के अंदर मुझे पुरानी नोटबुक्स मिलती हैं, रिचुअल्स, डायग्राम्स, नेम्स। एक नाम बार बार लिखा होता है, पाइमॉन, एक ऐसा डीमन जो लोगों के जिस्म को सिर्फ एक जरिया समझता है, जो सिर्फ मेल बॉडी में अपनी पूरी ताकत हासिल करता है। और जब मैं ये सब पढ़ती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मेरी माँ का ऑब्सेशन सिर्फ अकल्ट नहीं, वो अपने फैमिली को किसी चीज के लिए तैयार कर रही थी। मुझे पता चलता है कि चार्ली असल में मेरी माँ की पसंद थी, लेकिन वो गलत जिस्म में थी, इसलिए वो हमेशा बेचैन थी, इसलिए वो अजीब थी, वो कभी अपनी नहीं थी। और अब जब वो मर चुकी है, तो जो चीज उसके अंदर थी वो कहीं और जगह चाहती है। पीटर पर अटैक्स बढ़ने लगते हैं। उसका चेहरा अचानक से ट्विस्ट हो जाता है। वो चीखता है कि कोई उसके अंदर घुस रहा है। स्कूल में वो अपना सर डेस्क पर मार देता है। मैं चीखती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, लेकिन हर चीज बेकार लगती है। स्टीव अब भी इन सबको मेंटल इलनेस समझता है। वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करता और शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक रात मैं अपनी माँ की कब्र खुदवाती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि कब्र खाली है, मेरी सारी उम्मीद टूट जाती है। वो कभी दफन हुई ही नहीं थी, जैसे उसका जिस्म भी किसी और प्लान का हिस्सा था। मैं भागकर घर आती हूँ, दरवाजे बंद करती हूँ, लेकिन घर अब महफूज नहीं रहा होता। स्टीव को जब सच का हल्का सा एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करती हूँ। मैं एक किताब आग में फेंक कर देखती हूँ, जो मेरी माँ की थी, लेकिन आग मुझे जलाती है, स्टीव को, और मैं समझ जाती हूँ कि अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। रात और गहरी हो जाती है। दीवारों पर लोगों के नंगे जिस्म नजर आते हैं, बिल्कुल चुप, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। कल्ट, वो हमेशा से यही थे, हमेशा से देख रहे थे। हम कभी अकेले थे ही नहीं। और जब मैं पीटर के कमरे में जाती हूँ, तो मैं उसे देखती हूँ, बेड पर बैठा हुआ, आंखें खाली और चेहरा किसी और का। मेरी बेटी का जिस्म चला गया था। अब मेरी माँ का प्लान पूरा होने वाला था। मुझे याद नहीं रहता कि रात कब शुरू हुई और कब खत्म। घर अब घर नहीं लगता, ये एक जिस्म बन चुका है और हम उसके अंदर फंसे हुए ऑर्गन्स हैं। हर दीवार सांस लेती महसूस होती है, हर कोने में किसी की मौजूदगी है। जब मैं चलती हूँ तो मुझे लगता है जैसे जमीन मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, जैसे मुझे पता हो कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। स्टीव की मौत के बाद मेरी चीख भी बेआवाज हो जाती है। मैं अपने हाथों को देखती हूँ, ये मेरे हाथ हैं, लेकिन इन पर मेरा इख्तियार नहीं रहा। मैं अपने जिस्म के अंदर कैद हो चुकी हूँ। मेरे अंदर कोई और है और वो मुझे धीरे धीरे पीछे ढकेल रहा है। मैं अपनी ही आंखों से अपने आप को घूमते हुए देखती हूँ, दीवारों पर चढ़ती हूँ, छत के पास रहती हूँ, बिल्कुल चुप, बिल्कुल बेजान। पीटर भागता है घर से, अपने कमरे से, अपनी जिंदगी से, लेकिन जहाँ भी वो जाता है, हम सब वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। उसे लगता है कि वो अकेला है, लेकिन वो नहीं जानता कि इस खेल में कभी कोई अकेला नहीं होता। मैं उसे देख रही होती हूँ, अपनी माँ होने के बावजूद, और मेरे दिल के अंदर जो चीज है वो मुस्कुराती है। रात के अंधेरे में घर के हर कमरे से आवाजें आती हैं, नंगे जिस्म, खामोश चेहरे, सिर्फ देखते हुए। कल्ट, वो मेरी माँ के लोग थे। एलन ने अपनी जिंदगी इसी दिन के लिए जी थी। उसने अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, पहले अपनी बेटी, फिर मेरी बेटी, सिर्फ इसलिए कि एक डीमन अपनी पूरी शक्ल में दुनिया में आ सके। मैं स्टेयरकेस के पास खड़ी होती हूँ, मेरे हाथ में वायर है, मैं रो रही हूँ। मेरे अंदर जो माँ है वो चीख रही है, रुक जाओ, लेकिन जो चीज मुझे चला रही है वो नहीं रुकती। मेरा सर अपने आप हिलता है, आगे पीछे, आगे पीछे। हर झटके के साथ मेरी यादें टूटती जा रही हैं। मेरा बचपन, मेरी शादी, मेरी बेटी की हंसी, सब कुछ धीरे धीरे गायब। पीटर नीचे देखता है और मैं उसे ऊपर से देखती हूँ। उसकी आंखों में वो डर है जो सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसान समझ जाता है कि अब भागना बेकार है। मैं उस पर गिरती हूँ, लेकिन माँ की तरह नहीं, किसी और की तरह, किसी चीज की तरह जो सिर्फ जिस्म चाहती है। पीटर का जिस्म टूट जाता है, उसकी रूह डर के मारे भाग जाती है, और यही वो पल होता है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। जिस जिस्म की जरूरत थी वो खाली हो जाता है। मैं जमीन पर गिर चुकी होती हूँ, मेरी आंखें खुली होती हैं, लेकिन मैं नहीं होती। घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है, सब लोग झुक जाते हैं। जून आगे आती है, उसका चेहरा सुकून से भरा होता है। वो पीटर के पास जाती है और उसे उठा
उठाती है, उसे बताती है कि अब वो कौन है। वो पीटर नहीं रहता, वो किंग पाइमॉन होता है। चार्ली की आवाज वापस आती है, लेकिन अब वो मासूम नहीं लगती। वो आवाज मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है कि अब सब ठीक है, अब सब अपनी जगह पर है। मेरा जिस्म, मेरी माँ का जिस्म, मेरी बेटी का जिस्म, सब सिर्फ जरिया थे, एक प्लानिंग, एक विरासत, हेरिडिटी। ट्री हाउस के अंदर सब कुछ मुकम्मल लगता है। 3 सर सजाए गए होते हैं। कल्ट खामोशी से झुककर खड़ा होता है और मैं कहीं भी नहीं होती, न माँ, न औरत, न इंसान, सिर्फ एक खाली शेल। और जब रोशनी धीरे धीरे कम होती है तो मुझे सिर्फ ये एहसास होता है कि सबसे बड़ा हॉरर भूत या डीमन नहीं होता। सबसे बड़ा हॉरर ये होता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के प्लान का हिस्सा होते हो और तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता।